तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक 26 के में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैकेनिक्स की क्लासें स्टार्ट करनी है, तो वो मैथ के कारण थोड़ी कुछ टाइम के लिए रुकी हुई थी, बट अब रेगुलर क्लास चलेगी आपकी। तो हमारा मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था वह कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर एट स्टार्ट। ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बल निकाय। निकाय को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, और बल को कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम ऑफ फोर्स। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 डालने और हेडिंग लगानी, चैप्टर का नाम डालने सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बल निकाय। हाँ, चलिए, तो आप एक हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि बल निकाय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बल निकाय के बारे में भी तो हमको आना चाहिए कुछ, क्या पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो आप लोग एक हेडिंग लगा सकते हैं, कोई भी अच्छी सी आप हेडिंग लगाइए जो कि ठीक लगे आपको। चलिए, हेडिंग में लिखिए आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आप क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक बलों के समूह के बल निकाय। दो या दो से अधिक जो समूह होता है हमारा, जैसे कोई, आप आर्मी की टीम समझते हैं। हाँ, तो आर्मी की टीम को हम निकाय कह सकते हैं। निकाय समूह को, निकाय शब्द हम कहते हैं समूह को। ठीक है, तो ऐसा ही है, जहाँ कहीं भी एक से अधिक चीज हो वो निकाय बन जाता है वहाँ हमारा। अब जरूरी नहीं वो व्यक्तियों का निकाय होता है, यहाँ बलों का निकाय, क्योंकि यहाँ एक से अधिक बल लगेंगे तो यहाँ बलों का निकाय होगा। बलों का अगर समूह बनेगा, जिस चीज का समूह बनता है उसे हम निकाय कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक बलों के समूह को हम निकाय कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कोप्लेनर, दूसरा नॉन कोप्लेनर, मतलब कि समतलीय बल, असमतलीय बल। ठीक है, चलिए इनको आगे देखते हैं फिर। हेडिंग लगा लीजिए आप समतलीय बल। ठीक है, क्या लगाएंगे आप, समतलीय बल। तो जब आप समतलीय बल लगा लेंगे हेडिंग, तो उसके अंतर्गत जो भी बल आते हैं, देखो उसके अंतर्गत ये बल आते हैं हमारे, संगामी बल हो जाएगा, असंगामी बल हो जाएगा, रैखिक बल हो जाएगा, अरैखिक बल हो जाएगा, समांतर बल हो जाएगा, असमांतर बल हो जाएगा। ठीक है, और काफी, यही जो आपके बल हैं यही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, समतलीय के अंतर्गत। किसके, समतलीय, मतलब कि कोप्लेनर के अंतर, कोप्लेनर फोर्सेस के अंतर ये हमारे सभी फोर्स आते हैं। और ये इनकी मैं सभी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप उसके लिए परेशान नहीं हो। अभी मैं ये बता रहा हूँ बस कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नहीं तो सोचो कि कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही लगे हैं। तो लिखवाऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। अभी पहले ये देख, ऐसे लिख लिए किसके अंतर्गत कौन सा बल आता है। चलिए, अब हमारा क्या हो जाएगा, असमतलीय बल। देखो, असमतलीय बल एक में पता, संगामी बल और असंगामी बल असमतलीय बल के अंतर्गत भी आते हैं। समांतर और असमांतर बल भी हमारे असमतलीय बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये चार बल हैं जो, तो ये चार बल समतलीय में के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, समांतर बल, असमांतर बल, संगामी बल, असंगामी बल, तो ये हमारे दोनों कॉमन है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे परिणामी बल, पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस, पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, मतलब कि परिणामी बल। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी पिंड पर कार्यरत बल निकाय का परिणामी बल अकेला बल है, जिसका प्रभाव पिंड पर वही होता है जो बल का सम्मिलित प्रभाव होता है। अतः वह अकेला बल को, बल जो एक पिंड पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक बलों के स्थान पर लगाया जा सकता है, जिसका प्रभाव वही होगा जो इन सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव या परिणामी बल कहलाता है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप।
अगर राइटिंग आपको थोड़ी समझ में ना आ रही हो जिसमें भी ये मतलब कि लिखा है नोट्स में, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बिल्कुल नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हैं। इसलिए मैं नोट्स से सबसे बेस्ट रहेगा, मैं मेरे हिसाब से तो, इसलिए मैंने नोट्स से सोचा। चलिए कोई बात नहीं, राइटिंग पे आप ध्यान ना दीजिए, जिसकी भी है वो, बट आप, इसीलिए मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोलता हूँ, आप उसको सुन लिया करें, ठीक है। चलिए, हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब आप देख लीजिए मेथड्स टू रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब कि हमारी वो क्या बोलते हैं, परिणामी बल की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है हमारी क्या, एक विधि होती है बेसलेसिक विधि और एक ग्राफीय विधि, ठीक है। दो विधियां होती हैं, इनके अंतर्गत देख लो कौन कौन सी आती हैं। पहली विधि आती है हमारी त्रिकोणमिति विधि, वियोजन विधि, और इस ग्राफीय विधि के अंतर्गत आता है बलों का त्रिभुज का नियम और बलों के बहुभुज का नियम। तो इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्या, ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये पार्ट देख रहे हैं आप लोग, त्रिकोणमिति विधि मतलब कि समांतर चतुर्भुज, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट के लिए वियोजन विधि भी थोड़ा थोड़ा, सब मिला के सब इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, बट ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप समांतर चतुर्भुज वाला जो पार्ट है वो अच्छे से देख लें, ठीक। हाँ, चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की ओनली डेफिनेशन लिखवाऊंगा आज मैं आपको, फिर कल मैं आपको जो है इसका डेरिवेशन भी करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए, समांतर चतुर्भुज हेडिंग लगा के आप डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। यदि किसी बिंदु पर कोई भी दो बल कार्य करते हैं तो उन दोनों बलों का की आसन्न जो भुजाएं होती हैं हमारी, उन दोनों आसन्न भुजाएं होती है, तो उन लोग के द्वारा प्रदर्शित दोनों बलों के परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको मैं यही चीज समझा दूं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। उसने क्या कहा पहले, यदि किसी बिंदु पर कोई भी दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। माना कि ये हमारा बिंदु है बी, इस पे F2 कार्य कर रहा है, और ये BC वाले को हम F1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये F1 F2 दो बिंदु कार्य कर रहे हैं, दोनों दोनों क्या बोलते हैं, इनकी दोनों बलों की जो आसन्न भुजाएं हैं, भुजाओं द्वारा प्रदर्शित दोनों बलों के द्वारा परिणामी समांतर चतुर्भुज के हाँ, तो देखो, अब ये दो बल हैं तो इनकी दो आसन्न भुजा भी होंगी, ये इसकी आसन्न भुजा ये, इसकी आसन्न भुजा ये है, ठीक है। तो अब इनको जब हम जोड़ देंगे तो इनके बीच से एक विकर्ण निकलेगा, जो कि हमारा OC को दर्शाएगा, ठीक है। OC को दर्शा दिए तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया है, और क्या है बस, ठीक है। इतना छोटी सी तो बात ही है। अब बस इसको करना है प्रूव, तो वो प्रूविंग का भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल का छोड़ो, अभी समझा देते हैं आपको प्रूविंग वाला हम, ठीक। हाँ, चलिए प्रूविंग वाला हम आपको अभी समझाते हैं। चलिए, तो हम आपको समांतर चतुर्भुज है जो हमारा, उसके बारे में थोड़ा रूबरू कराएंगे आपको। समांतर चतुर्भुज को जो हमारा डेफिनेशन होता है वो तो हम आपको लिखवा दिए थे, बट अब हम लोग इसको प्रूव करके भी देखेंगे, जिससे कि आपको और आसान लगेगा करने में, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकें, जिससे कि आप लोग, चलिए तो आप लोग देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको प्रूव करके बढ़िया तरीके से। चलिए, तो पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। बन गया ये हमारा, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, मैं डार्क कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा है। अब तो दिखना चाहिए ना यार, दिख रहा है। अब दिखेगा लो, मैं पेन से कर दे रहा हूँ, अभी मैं पेंसिल से कर रहा था।
हाँ तो लो ये आपका चित्र बन गया। चलिए तो हम इसको डॉट डॉट करके सीधा मिलाएंगे पहले। इतना मिला लिया हमने। चलिए अब हम इसके क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी, यहाँ ए, और यहाँ हमारा हो जाएगा बिंदु कितना, डी। बिंदु डी हो जाएगा यहाँ हमारा, जो जो कि क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण भी बना देगा यहाँ हमारा, क्योंकि स्ट्रेट है बिल्कुल। तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, डी हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ चलिए तो त्रिभुज हम ले लेते हैं। हमको क्या निकालना, परिणामी। परिणामी विकर्ण से कहते हैं, रिजल्टेंट से, ठीक है। तो इसको माना हमने क्या, आर। आर ही मानते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट का सिंबल ही आर है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व, वो प्रूव करते हैं हम। तो देखो हम लोग पहले लेंगे त्रिभुज ओ सी डी। कौन सा, ओ सी डी, ठीक है। हाँ चलिए तो लेते हैं त्रिभुज ओ सी डी को लेने पर, ठीक है। हाँ तो हम इसको ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें लगाएंगे अपना क्या, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ तो ओसी हमारा क्या कारण हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल, इक्वल हमारा आधा वो क्या बोलते हैं, लंब का स्क्वायर, मतलब सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ से डी यहाँ तक, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर। चलिए दोबारा से लिखते हैं, इसी को रिपीट करना है थोड़ा। सी डी का स्क्वायर, अब हम ओ डी को ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ डी, लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताइए, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, इतना ओ ए प्लस ए डी। तो ये हमारी जैसे कि मान लो कोई डंडा है, बीच से टूट गया, तो आधा डंडा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ऐसे ही। तो आधे डंडे का नाम ओ ए है और दूसरे आधे का ए डी, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसा, ओ ए प्लस प्लस ओ डी, सॉरी ए डी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, इतना होगा। तो अब हम इसको ओसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर। तो ये हमारा क्या, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये सी डी का स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। हाँ तो इसको, और एक चीज और ध्यान दो, ओ ए जो ओ डी वाली लाइन है, इसको हम मान लेंगे F1, और इसको मान लेंगे हम लोग क्या, F2। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब कि ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना हो गया हमारा। अब हम लोग लेंगे क्या, त्रिभुज ए सी डी वाला, ठीक है, मतलब कि त्रिभुज ए सी डी। चलिए लेते हैं हम त्रिभुज ए सी डी को लेने पर, अब इसमें से क्या करेंगे, जब हम लोग पहले लिया देखो बड़ा त्रिभुज, इधर ना पूरा इतना, अब हम लेंगे ओनली ये छोटा त्रिभुज लेंगे। हाँ तो अब जब हम ये छोटा त्रिभुज लेंगे, तो छोटे त्रिभुज में लंब हमारा ये चीज हो जाएगी, कर्ण हमारा ये चीज और आधार ये चीज, ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले छोटे वाले में क्या हमारा ये 90 एंगल बन रहा है, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा निकाल लो, आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब क्या है, सी डी, सी डी हो गया, कर्ण क्या है हमारा, ए सी, ए सी हमारा
जो है कर्ण हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप लोग एक चीज देखें, ये वाली भुजा इस वाले के बराबर, तो ये F2, तो ये F2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CD/F2, लिख सकते हैं AC की जगह F2, क्योंकि ये भुजा AC है जो इसकी ओ OB के बराबर, OB कितनी F2, तो AC भी हमारी F2 हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो F2 है साइन थीटा में इंटू हो जाएगा इसका, जैसे कि AC है इसका इंटू हो जाएगा, तो CD बराबर साइन थीटा AC निकल आएगा, ऐसे ही F2 का इंटू हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा F2 इक्वल CD। तो ये एक वैल्यू साइन CD की वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा F2, आ गई है, हाँ बिल्कुल आ गई है। चलिए अब हम लोग क्या cos थीटा की निकालेंगे, cos थीटा की निकाल लो, तो cos थीटा की निकालो, क्या आधार वर्गीकरण, मतलब कि AD/AC, AD हमारी ये हो गई और AC हमारी, और देखो ये हमारी F1 है जी, यहाँ से O से A तक है, यहाँ तक नहीं है O से D तक, नहीं तो आप सोचो कि ये यहाँ तक है, तो O से A तक है हमारी ये चीज, ठीक है, हाँ O से A तक है, तो ये हमारा आधार हो गया AD और कर्ण हो जाएगा AC, तो आधार हमने AD लिख लिया, अब कर्ण हम AC, तो AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं F2, तो डायरेक्ट लिख दे रहा है इस बार, लिख दिया डायरेक्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो cos थीटा F2 इक्वल AD। अब हमारा किसका मान निकल आया, CD और AD का, किसका निकल आया, CD और AD का। इसको समीकरण सेकंड मान लो, इसको समीकरण थर्ड मान लो, मानना है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, इतना होगा, हो गया इतना। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, लाइन खींच के यहीं इसका सॉल्व किए दे रहे हैं, ओके। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट था उसमें साइन थीटा, मतलब कि CD की वैल्यू और AD की वैल्यू रख देंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो समीकरण फर्स्ट को लिखो फिर, तो यहाँ लिख लो समीकरण एक में CD तथा AD का मान रखने पर, ठीक है, इतना लिख लिया, हाँ लिख लिया बिल्कुल। चलिए तो इसमें समीकरण लिख लो पहले, R² इक्वल CD का स्क्वायर प्लस OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या समीकरण है, तो अब लिखते हैं R² इक्वल CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन F2, साइन थीटा F2, साइन थीटा साइन स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर चढ़ा तो साइन स्क्वायर थीटा F2, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, OA प्लस AD का स्क्वायर, तो मतलब पहले इसका आप होल स्क्वायर खोल लो, ठीक है, तो OA का स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, इस बार इसमें सूत्र, अब इसमें पुट अप वैल्यू कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा F2 प्लस OA की वैल्यू हमारी दी नहीं, तो OA का स्क्वायर जैसा का तैसा, AD की दी है हमारी, तो AD का जो वैल्यू दिया है cos थीटा F2, तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा F2 लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर 2 OA को क्या है, क्या माना, OA को हमने क्या माना, OA को हमने F1 माना OA की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, F1 लिख देंगे कि नहीं, हाँ
तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए की जगह एफ वन का स्क्वायर, क्योंकि ओ ए पे स्क्वायर चढ़ा, सॉरी इधर सी डी पे भी स्क्वायर चढ़ा, तो ये पूरे पे होगा हमारा एफ टू का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एफ टू का स्क्वायर और ये फिर ओ ए की जगह एफ वन का स्क्वायर इंटू ए डी हमने, सॉरी ये जो ए डी है ए डी का स्क्वायर इधर हमने रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा एफ टू का, वो को थोड़ा देखना पड़ेगा, एफ वन ए डी का। हाँ तो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा हमारा कॉस थीटा एफ स्क्वायर टू। यहाँ ओ ए की जगह एफ वन इंटू एफ ए डी की वैल्यू कॉस थीटा एफ टू। ठीक है, हाँ चलिए लिखते हैं फिर हम आर स्क्वायर साइन थीटा। ये देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ एफ टू हम कॉमन ले लेंगे, एफ टू का होल स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में एफ टू है तो कॉमन ले लिया वो हमने और थीटा लिख दिया, कॉमन ले लिया जब हमने, फिर प्लस टू एफ वन टू एफ वन कॉस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा एफ टू है हमारा पीछे है। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर और ये हमारा साइन स्क्वायर इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर का मान हमारा वन होता है, तो हमने वन का इंटू एफ टू में करेंगे, उतना का उतना ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्टेंट का सूत्र होता है, जो कि हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया है आपको। एफ वन को आप पी मान सकते हैं और एफ टू को आप क्यू मान सकते हैं। ठीक, हाँ तो ये हमने आपको सरल भाषा में, आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो जरूर हो गई है बट 13-14 मिनट का यहाँ समझाने में, बट आपको समझ में मुझे आशा है कि अच्छे से आ गया होगा। हाँ चलिए, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया ये हमारा। ठीक, ये चीज हमारी क्या प्रूव हो गई है। चलिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज के बारे में, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम दोबारा भी समझा दे रहे हैं। चलिए, तो पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र को में नाम दिए हैं हमने, इस वाले डॉट डॉट लगाएंगे, एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया। चलो कैलकुलेशन समझाते हैं डायरेक्ट। तो नाम देके सीधा हम त्रिभुज लेंगे ओ सी डी, ओ सी डी त्रिभुज लिया, लंब का सॉरी कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण ओसी, लंब सी डी प्लस ओ डी, और इसको हमने ओसी को क्या माना आर, तो यहाँ आर रख दिया, और सी डी प्लस ओ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी लिख सकते, लिख दिया हमने। हाँ तो हमने ये हमारी समीकरण बन गई। अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ए सी डी ले लिया हमने, तो इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे डायरेक्ट, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसमें 90 बन रहा है तो यहाँ हम कोण ही निकालेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, तो साइन थीटा हमने निकाला, तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा सी डी, कर्ण हमारा ए सी हमारा एफ एफ सॉरी बी ओ की ये भुजा है इसके बराबर है, तो ये भुजा एफ बी ओ कितने बराबर है, बी ओ का मान कितना है एफ टू, तो हमारा ए सी का मान भी एफ टू हो जाएगा। हाँ तो एफ टू मैंने रख दिया यहाँ, देखो सी डी ए सी की जगह एफ टू का इसमें इंटू हो जाएगा, तो साइन एफ टू इक्वल सी डी, ऐसे ही कॉस थीटा आधार बड़े मतलब कि आधार ए डी, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी का एफ टू रख दिया और कॉस एफ टू ए डी, तो ये समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण एक में सी डी तथा ए डी का मान रखने पर, तो हमने मान रखा आर स्क्वायर इक्वल सी डी का स्क्वायर, मतलब कि सी डी की जगह हमने क्या साइन थीटा एफ टू, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा सी डी का, तो साइन स्क्वायर थीटा एफ टू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब हमने ओ स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए प्लस ए डी, अब हम मान रख देंगे, इनमें सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा एफ स्क्वायर
टू प्लस एफ वन का स्क्वायर, क्योंकि ओ ए की जगह हम एफ वन रख सकते हैं, और ए डी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा एफ टू प्लस टू एफ वन कॉस थीटा एफ टू। ठीक है, क्योंकि ए डी की जगह हम लोग रख देंगे क्या, कॉस थीटा एफ टू, और ओ ए की जगह एफ वन। ठीक है, इतनी बात के लिए तो साइन थीटा, साइन, सॉरी, ये जो एफ वन का स्क्वायर है उसको मैंने पहले लिख लिया, फिर लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा एफ टू का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा एफ टू का स्क्वायर। उनमें से मैंने एफ टू का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान मैंने वन मान लिया। वन होता ही ये मानना क्या, तो जब मैंने मान वन रख दिया तो वन हो जाएगा, वन का इंटू एफ टू में होगा, तो जैसे का तैसा, फिर टू एफ वन कॉस थीटा एफ टू। अब हमारा आर वन एफ वन का आर का स्क्वायर इक्वल एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और ये इति सिद्धम हमारा हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज प्रूविंग। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।